नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बात यहां पर करेंगे दिल्ली की, चाहे बात दिल्ली के ट्रैफिक की हो या फिर दिल्ली वाली ठंड की, और साथ ही अब दिल्ली सरकार आपके लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। आपके लिए आज का दिन किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, चाहे बात आपके घर से बाहर निकलने के बाद एक स्मोक की चादर और साथ ही पोल्यूशन और कोहरे के कॉम्बिनेशन के साथ हो, या फिर आज ऑफिस तक जाने को लेकर कहाँ आपको जाम मिलेगा, ये खबर देने के साथ हो। तो चलिए इसी के साथ दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत में मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। आपको हम खबर बताएंगे रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में आज एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां पर खबरें आपको सुनाएंगे भी और खबरें आपको दिखाएंगे भी। आप ही की गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल के हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो बसंत, लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो भी सबसे पहले अपडेट ये है कि आज जो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर विजिबिलिटी पूजा बस 10 से 15 मीटर की रह गई है और ये परेशान करती है, बिल्कुल परेशान करती है। स्पेशली वाहन चालकों को बहुत परेशान करती है। नजर ही नहीं आता आपके आगे पीछे दाएं बाएं कौन चल रहा है, और पार्किंग लाइट्स लाई रहती है सबने। हालांकि देखिए, ये जो कोहरा है अभी, ये कुछ स्पॉट्स पे, जब मैं घर से अपने आ रही थी तो मुझे तो कुछ ही स्पॉट्स पे मिला ही, ऑलमोस्ट हर जगह नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में वो समय भी अलग था। और जैसे जैसे थोड़ा सा सुबह और ज़्यादा होने लगती है, दिन खुलने लगता है, तो तब ये फॉग और ज़्यादा डेंस हो जाता है। बिल्कुल, और विजिबिलिटी पर असर डालता है। ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में आपको इतना फॉग देखने को नहीं मिलेगा, और जब आप रोड पर आते हैं तो थोड़ा विजिबिलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं, रोड से थोड़ा सा हटते हैं और रोड की मेन लाइन से आप हटते हैं, तो उसके बाद आपको नज़र आता है कि कोहरा कितना ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। और साथ ही साथ अब ऐसे में विजिबिलिटी रोड पर आप देखेंगे तो 40 से 50 मीटर की आपको दिखाई तो देगी, लेकिन जैसे ही आप रोड से उतरते हैं या फिर गलियों में जाते हैं तो उसके बाद आपको विजिबिलिटी केवल 10 से 15 मीटर ही दिखाई देगी। और एक बहुत सरप्राइजिंग इफेक्ट रहता है कोहरे का। अगर आप रोड पर चलते हैं तो अगर धुंध इतनी ज़्यादा है, कोहरा इतना ज़्यादा है, तो कब आपके सामने कौन सा वाहन प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता भाई। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया पूजा आपने? बिल्कुल, आ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं जब आप कोहरे में ड्राइव कर रहे हो। अब हम लोग तो ड्राइव करते ही रहते हैं, तो फिर इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन पता है, सबसे ज़्यादा रिस्की तब होता है जब आप वन वे में चल रहे हो। मतलब अगर आपके बीच में डिवाइडर है सड़कों के बीच में तो ठीक रहता है, लेकिन अगर डिवाइडर नहीं है तो फिर अब गाड़ियां वहां से आ भी रही है, आप यहाँ से जा भी रहे हैं, एंड स्पेशली जो ब्लाइंड कट्स होते हैं वहां पर से मिलने के लिए तैयार है, एकदम मिलने के लिए तैयार रहती है। ब्लाइंड कट्स में तो आपको वैसे भी नहीं पता लगता है कि दूसरी तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ऐसा ना एक बड़ा मीम वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर कि आजकल दिल्ली एनसीआर और नदर्न इंडिया के लोग कैसे जा रहे हैं कि एक बाइक वाला जा रहा होता है और एकदम से ट्रक आ जाता है, और वो मतलब वो नहीं होता कि पता नहीं कहाँ पर नारायण में जाएंगे, एकदम से स्किट मार के निकालता है वो। क्या पता किस मोड़ पे नारायण में बिल्कुल बड़ा वायरल है। एक कोहरे में तो ये मोड़ वाला फिट बैठता है एकदम। ये मीम जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। बिल्कुल ठीक कह रहे पूछो आप। और साथ ही जब आप चलते हैं ना कोहरे में, तो ये लगता है कि ऑफिस जाना किसी पंचवर्षीय योजना जैसा हो गया है। आप चाह के भी अब गियर अप तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा डेंस होता है कई कई जगह पर। और कभी कभी आपको रोड पर चलते हुए एक्सपीरियंस ये होता है कि आप चल रहे हैं, कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़े उसके बाद आपको दिखाई देता है थोड़ा दूर तक विजिबिलिटी हो चुकी है। उस दौरान थोड़ा आपका वाहन जो है वो गति पकड़ता है। लेकिन जब डेंस फॉग होता है तो भाई आप लगाते हैं गूगल मैप के भाई कहाँ से जाना ठीक रहेगा, सेफ रहेगा। बिल्कुल, गूगल मैप भी लगाते हैं, लेकिन गूगल मैप भी क्या करेगा जब नजर नहीं आएगा, कोहरा नहीं बताएगा, कोहरे को क्लियर नहीं करेगा। तो यूजुअली क्या होता है ना कि आपको दिख तो रहा नहीं है सामने, तो फिर जो सड़क पर पट्टियां होती है, रेडियम की पट्टियां, उसको देखकर आप चल रहे होते हो। या मैं तो डिवाइडर को देखकर चलती हूँ एकदम कोने में, जिससे सेफली पहुंच जाऊं, क्योंकि आपको किसी टर्न से अब राइट लेफ्ट लेना है तो आप बीच सड़क में से एकदम से टर्न लेंगे तो वो भी रिस्की है। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या देखा ना मैंने, ये देखा बसंत कि रेडियम की वो पट्टियां हर सड़क पर उतनी सफेद, मतलब उतनी ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रही है। जो रेडियम लाइट्स आप देखते हैं वो लाइट्स हर सड़क पर नजर नहीं आ रही। एक जो मैंने बड़ा इशू देखा, क्योंकि हम दिल्ली वाला रेडियो टीवी चलाते हैं और हम एनसीआर की भी इसमें बात करते हैं, फरीदाबाद में कुछ स्ट्रीट्स ऐसी भी है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा रिस्की है ये उन वाहन चालकों के लिए फिर जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। सही बात है।
और इसलिए भी अब क्योंकि गूगल मैप भी सोचता होगा उस समय कि भाई सब लेट हो रहे हैं, फ्लाइट्स लेट है, ट्रेन्स लेट है, आप कैसे लेट नहीं होंगे अगर रोड पर आप चलेंगे तो भाई ठंड बहुत ज़्यादा है अगर घर से बाहर निकल रहे हैं। और एक और चीज़ है ना कि पूजा, आजकल देखने को पिछले एक हफ्ते से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिन में धूप निकल जाती है, दिन में आपको लगता है कि चलिए ठीक है, आप स्वेटर निकाल कर शर्ट में बाहर धूप में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही शाम होती है, सुबह और शाम की ठंड इतनी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। इवन दिल्ली में तो होती नहीं है, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं नोएडा से होते हुए फिर दिल्ली से होते हुए फिर फरीदाबाद जाती हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है हरियाणा में ज्यादा ठंड है, गाड़ी के अंदर, दिल्ली से गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के बाहर। गाड़ी के अंदर तो पता ही नहीं चलता ना ठंड का, गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के बाहर एक्सपीरियंस कर रही हूँ आजकल मैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब काफी ठंड है। जो स्पेशली हरियाणा के एरियाज ऐसे है जहाँ पर बहुत ज्यादा जो कंजस्टेड एरियाज नहीं है और खुले खुले एरियाज है, वहाँ कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है। और पालम में न्यूनतम तापमान कल 2.3 डिग्री रहा है। और अभी फिलहाल जो कंडीशन है, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल पूजा जैसे अब पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे, मनाली का जब टेम्परेचर मैं कल देख रहा था तो वहां पे 2.6 डिग्री सेल्सियस था। पालम में कल 2.3 डिग्री या 2.3 डिग्री सेल्सियस था। तापमान उतना ही है और ठंड का एहसास उतना ही है, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ धुंध पड़ रही है, बर्फ नहीं पड़ रही है, वहाँ बर्फ पड़ रही है। या तो गुरुग्राम में एक जगह पड़ तो गई, आपने देखा गुरुग्राम में, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था ये कि गुरुग्राम में एक जगह ऐसी, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली बट सेक्टर 58 के आसपास का शायद कोई एरिया था जहाँ पे सड़क के मतलब कॉर्नर में फुटपाथ के पास वहाँ पे सफेद सफेद रंग की बर्फ पड़ी हुई थी। तो लोग कह रहे थे कि अब आपको पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, अब आप और लेकिन सड़क के किनारे इतनी सी बर्फ में आप वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो अब ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। और ठंड के साथ एक और चीज है जो दिल्ली का पीछा नहीं छोड़ रही, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन को लेकर अपडेट ये है कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स मुझे लगता है पूजा एक जगह पर आकर ना कांस्टेंट हो चुका है, 400 के आसपास। दिल्ली में कोई रहमत नहीं दिखा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। तो दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं है और ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ख़राब श्रेणी में AQI को रिकॉर्ड किया गया है। अलग अलग एरियाज में अलग अलग है, जैसे देखिए पूसा रोड पे सबसे ज़्यादा है आज 401 वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, नेहरू नगर में 393 है, विवेक विहार में 387, जहांगीरपुरी में 383। ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पर 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। फिर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो 200 के पार रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जब 150 के ऊपर पहुंच जाती है ना हवा, तो वो बहुत ही खराब होती है। फिर वो 200 हो, 300 हो, 400 हो, वो बहुत डेंजरस है। और ऐसा लग रहा है प्रदूषण शनि की तरह बैठ गया दिल्ली के ऊपर। और चाहे हवा सुधर कितनी भी जाए, लेकिन खराब श्रेणी में रहती है दिल्ली की हवा, ये भी एक चीज है। और मैं जा रहा था कल मार्केट में, मैंने देखा और वहां पर एक अजीब ही चीज चल रही है। वहां पर एक विंटर एडिशन में जैकेट्स तो हैं, वहां पे स्मोक एडिशन भी चल रहा है। स्मोक एडिशन में मास्क लगे हुए हैं। क्या होता है? अच्छा, जैकेट के साथ आपको मास्क भी मिल रहे हैं? हाँ, स्मोक एडिशन में जैकेट के साथ आपको मास्क देखने को मिल रहे हैं कि भाई स्मोक एडिशन है। और विंटर एडिशन में मास्क बेचना लोगों ने शुरू कर दिया है कि दिल्ली का विंटर एडिशन ऐसा है, आपको विंटर में जैसे जैकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वैसे मास्क की रिक्वायरमेंट। मतलब जैसे विंटर्स में अब ठंड होगी ही होगी, कोहरा होगा ही होगा, वैसे प्रदूषण भी होगा ही होगा। प्रदूषण भी होगा ही होगा, एक मैंडेटरी हो चुका है दिल्ली के लिए, मैंडेटरी हो चुका है ये। और अब सरकार जो कदम उठा रही है वो तो ठीक है, लेकिन मास्क लगाने में असर कहाँ दिख रहा है उन कदमों का? ग्रैब 2 अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन वही बात है, ग्रैब 4 लागू किया गया, हटा लिया गया। और अब की बार राजधानी दिल्ली में 2 से 3 बार सेम चीज एक ही दिन में हटा लिया गया। वो सबसे हिलेरियस बात ये है कि वो एक दिन 300 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ 200 के आसपास, और एक दिन में हटा दिया गया। और उसके बाद फिर वापस वो 300 को क्रॉस कर गया, 400 तक पहुंच गया, तब नहीं लगाया गया। बिल्कुल, अगर भाई आप किसी चीज को लेकर समाधान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिला, उसके अगले ही दिन आपने ग्रैब 4 हटा दिया और उसके अगले ही दिन फिर वो परिस्थिति बन गई कि ग्रैब 4 आपको लगाना पड़े। लेकिन उसके बाद वही बात है कि राजनीतिक रूप लेने लगता है, ग्रैब 4 ग्रैब 3 खेल रही है सरकार। और अभी फिलहाल पोल्यूशन के चलते दिल्ली वालों का तो हाल बेहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 350 के ज़्यादा, कहीं पूसा रोड पर जैसे कि हमने आपको बताया कि 401 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज रिकॉर्ड किया गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो बच्चे और बुजुर्ग।
और साथ ही अब बुजुर्ग और बच्चे अब सुबह जब निकलते हैं खेलने के लिए, हम भी हो रहे भाई प्रभावित। मैं आपको बताऊं, मैं 2 व्हीलर पे गई हूँ और 2 व्हीलर पे जाने के बाद वो प्रदूषण की वजह से इतना ज्यादा आंखों पे नुकसान पहुंचता है। सर दर्द भी हुआ? सर दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन आंख लाल हो गई, एकदम रेडनेस आ गई, आईज में एकदम ड्राइनेस हो गई। भाई इस हवा के लिए तो टैक्स नहीं दे रही हूँ मैं। और मुझे लगता है ना कि एक और चीज़ आ जाएगी दिल्ली की मार्केट में, छोटे छोटे ऑक्सीजन जो पाइप्स हैं वो बिकने लगेंगे मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि धीरे धीरे होता ही है ना कि भाई मार्केट अपने आप को खुद को अडेप्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट में मैंने एक जगह तो ये देखा कि अब स्मोक एडिशन के नाम पर, विंटर एडिशन के नाम पर जब मास्क बेचे जा रहे हैं, तो विंटर एडिशन के नाम पर कुछ दिनों बाद आपको छोटी छोटी ऑक्सीजन सप्लाईज भी देखने को मिलेंगी कि ऑक्सीजन आपके लिए हमने एक छोटे से पैकेट में भर दिया है और उसका दाम पता नहीं क्या होगा। आई थिंक जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो हालांकि हास्यास्पद बात है, लेकिन आने वाले समय में इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पोल्यूशन इसी तरह से रहा तो ऑक्सीजन आपको छोटे पैकेट्स में बिकने शुरू हो जाएगी। इसमें मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले समय में बाजारों में ऑक्सीजन भी बिकेगी भाई दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे। लोगों के पास और कुछ ऑप्शन बच ही नहीं जाता, लोग कर भी क्या सकते हैं इसमें। अब आपने चुना है, अब आप झेलिए। तो भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एक तरफ पोल्यूशन है, एक तरफ ठंड, और दिल्ली वालों के लिए ये कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है कि घर से बाहर निकलने के बाद जो उन्हें कोहरा दिखाई दे रहा है वो पोल्यूशन है या फिर स्मॉग है। वो उसको तो बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि वो फॉग नहीं है, कहीं आप ठंड का लुत्फ उठा रहे हो कि विंटर सीजन है, ये कोहरा पड़ रहा है, लोग जैकेट पहन के बाहर निकल रहे हैं, पोल्यूशन अपने नाक से एंट्री मार के अब आपको प्रभावित अपना काम तो मास्क लगाएं और जैकेट भी पहने, दोनों चीज करें, क्योंकि दोनों चीज हवा में यहाँ पर है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली सरकार ने राजधानी के स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और श्री दादा देव शिशु चिकित्सालय में कुल 4002 नए पदों को सृजन किया, भर्ती निकाली। तो इन पदों में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और बाकी मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन पदों के सृजन को औपचारिक मंजूरी प्रदान की और ये फैसला उन 4 अस्पतालों में हाल ही में बढ़ाए गए 1515 नए बेड्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया है। इन अतिरिक्त बेड्स के साथ अस्पतालों की क्षमता बढ़ेगी, जिससे मरीजों को और बेहतर समय पर इलाज मिल सकेगा। और मुझे लगता है कि पूजा की विशेष नजर होगी इस खबर पर, क्योंकि बम्पर भर्ती दिल्ली में निकली है मेडिकल। बिल्कुल, मैं तो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर रील्स बनाती भी रहती हूँ। और आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, हमारा यूट्यूब का चैनल है, उस पर जाकर आप विजिट भी कर सकते हैं। इवन मैं ये बताना भी चाह रही थी अपने दर्शकों को कि देखिए जॉब से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, हम हर दिन उसे अपलोड कर रहे होते हैं। तो आप जाकर विजिट करिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज, उस पर लगातार अपडेट्स होती हैं और हम अपने रेडियो टीवी के माध्यम से तो आपको इन्फॉर्मेशन देते ही हैं। बाकी आप ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हमें उस पर बात करनी चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, #रेडियो-टीवी लिखना है और अपना इशू लिखना है और उस पर फिर विल प्लान समथिंग। बिल्कुल। और बात अगर करें जो ये पद निकाले गए हैं, 4002 पदों पर जो बम्पर भर्ती निकाली गई, इससे होगा ये कि भाई रोजगार का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तो अप्लाई कर सकते हैं और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, समय पर इलाज मिलेगा। क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं पूजा कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात कही जाती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है और राजनीति का विषय भी कभी कभी देखने को मिलता है। और हाल ही में जब अभी नए आरोग्य मंदिर दिए गए हैं, 83 नए आरोग्य मंदिर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिए हैं दिल्ली वालों को, और इसी के साथ अब 4002 पदों पर अब ये मेडिकल के सेक्टर में या स्वास्थ्य के सेक्टर में फिलहाल बम्पर भर्ती निकलना, तो दिल्ली के यंगस्टर्स के लिए भी मुझे लगता है कि यूथ जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो एएनएम कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मुझे लगता है कि समय समय पर ये भर्ती निकालते रहना चाहिए, थोड़ा यूथ को भी थोड़ा मुझे लगता है कि प्रोत्साहन मिलेगा, बिल्कुल मोटिवेट होते हैं एटलीस्ट कि सरकार जॉब्स दे रही है। सरकारी जॉब के अभी भी है जो बार बार ये कहा जाता है ना, हाँ बार बार ये कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी मिलना अब आज के डेट पे बड़ा मुश्किल हो गया है। और जनरल वालों के लिए तो भाई बहुत ऐसी चीज हो चुकी है कि, और ये बात कही जाती है इस चीज को लेकर कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो सरकारी जॉब आपके लिए तो बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल। अब रिजर्वेशन उसके पीछे एक बड़ा रीज़न रहता है, लेकिन अब देखिए अब जो व्यवस्था है वो तो व्यवस्था है ही फिलहाल, लेकिन बड़ी बात ये है कि भर्ती निकली है, तो अगर आपके काम की ये भर्ती है तो बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना चाहिए, और लास्ट डे के लिए तो बिल्कुल ही इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लास्ट डे पे कई बार हाथ से भी निकल जाती है चीज़ें, और जाइए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन को चेक करिए, जाकर अपना फॉर्म फिल करिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स उसमें होंगी वो सब हिसाब से मिलेंगी। और मुझे लगता है कि पूजा ये जो चीज़ है ना कि मेडिकल सेक्टर में आप जब भर्ती निकालते हैं तो ये कहीं ना कहीं कई बेनिफिट्स आपको पैरेलली प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले तो लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो मेडिकल फील्ड के चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रोजगार दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आप अपने प्रदेश को अब स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में अच्छा बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड भी बनता है ऐसे कि हमने क्या क्या किया है। अब 4000 पदों पर अगर मेडिकल सेक्टर में नौकरी निकलती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक फायदा ये है ना, देखिए सबसे ज्यादा इशू क्या होता है कि लोग मतलब मैन पावर कम होती है, तो फिर आप मरीज ज्यादा होते हैं, फिर आप उन्हीं लोगों से काम करवा रहे होते हैं, और फिर आपको वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलता है। और ये केवल मेडिकल क्षेत्र में नहीं है, हर जगह ही है कि मैन पावर भाई ज्यादा होनी ही चाहिए। कम मैन पावर में फिर आपको उतना क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिल पाता है, और उतनी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पाती, मतलब जितना अटेंड कर सकते हैं कुछ कर्मचारी, और अगर वो बहुत कम है तो वो कितना कम करेंगे, फिर टाल मटोल करेंगे। मैन पावर कम भी हो लेकिन अपनी तरफ से कर्मचारी फिर भी अपनी तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश करता है भाई। और मेडिकल सेक्टर में तो अब ये चीज आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि आपके पास मैन पावर अगर नहीं है तो अगर कोई मरीज आपके पास बीमार है, अरे चलिए ठीक है देखा जाएगा, सम टाइम इट कम्स ऑन हेल्थ ना, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, तो फिर अब ऐसे में कोई क्या करेगा। बिल्कुल सही बात। तो इसी वजह से इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मैन पावर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और अब ऐसे में ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो मैन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि भाई दिल्ली अब मुझे लगता है कि बीमारियों से घिर चुकी है। एक तरफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन के साथ साथ वो तमाम समस्याएं सांस वाले मरीजों को हो जाती हैं, और साथ ही इसी के साथ कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भाई आप दिल्ली में एंटर करते हैं हरियाणा की तरफ से, लोग जाते हैं मनाली की तरफ, वहाँ पर पहाड़ों के दृश्य दिखाई देते हैं, यहाँ कूड़े के पहाड़ के साथ शुरुआत होती है, और वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि आसपास की जो हवा है प्रदूषित है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो भाई ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फास्ट फूड आपकी जान भी ले सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को मिला है अमरोहा जिले में, जहाँ पर फास्ट फूड खाने का शौक एक नवविवाहिता की जान पर भारी पड़ गया। चाउमीन, मैगी, पिज्जा, बर्गर और मोमोज के ज्यादा सेवन से एक युवती के पैनक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। बुधवार को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान शिफा ने दम तोड़ दिया। 7 जनवरी को शिफा को अचानक से पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे जोया स्थित जैम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर रियाज ने जांच के बाद बताया कि अधिक फास्ट फूड और तला भुना खाने के कारण शिफा के पैनक्रियाज में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, और परिजनों ने बताया कि शिफा का पैनक्रियाज पूरी तरह से खराब हो चुका था और इन्फेक्शन का असर उसके दिमाग पर भी पड़ने लगा था। और 3 दिन तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन इलाज इतना नहीं हो पाया कि उसकी जान बचा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज इंटरनली पैनक्रियाज जब हो गया था तो जाहिर सी बात है डॉक्टर भी एक हद तक प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद तो कहना मुश्किल है। हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद युवती ने दम तोड़ दिया। नवविवाहिता थी और मामला है उत्तर प्रदेश के अमरोहा का, लेकिन दिल्ली वाले रेडियो टीवी में ये चीज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करता है। तो स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा फेमस है, फूड कंज्यूम करता है, फेमस है। मुझे लगता है पूजा ये एक अलग बात है कि फेमस है, लेकिन आप उसमें अगर क्वालिटी भी दे रहे हैं, अब अगर आप क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आप मिल रहे हैं आपको, लेकिन वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ सकता ना फूड। वो अपना नेचर, वो उसका डीप फ्राइंग का नेचर वो आप कैरी करेगा अपने साथ, चाहे आपको कितनी भी क्वालिटी मिल जाए, लेकिन डीप फ्राई का जो नेचर जुड़ा हुआ है फास्ट फूड के साथ वो तो आपको प्रभावित करेगा ही। और आज के समय में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत ये इतनी आम हो चुकी है यूथ्स में कि जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा हुआ है भाई, मेजॉरिटी ऑफ ऐसे यूथ होंगे दिल्ली में जिनकी गट हेल्थ खराब हो गई। हाँ बिल्कुल, और ये सच है आज के समय में, क्योंकि फास्ट फूड को इतना कंज्यूम किया जा रहा है। बात यहाँ पर आप पिज्ज़ा की कर लें, यहाँ पर नूडल्स की कर लें, या फिर
आपको क्या पसंद है? मोमोज खाते हैं आप ज्यादा? मैंने तो कम कर दिया मोमोज खाना अब, जब से मैंने खबर सुनी है। अभी मतलब 2 मिनट पहले मैंने खबर बताई है पूजा कि भाई फास्ट फूड खाने के पता है क्या, मोमोज खाना मैंने इसलिए कम कर दिया, ये तो खैर बोलने वाली बात है। मोमोज खाना इसलिए कम कर दिया, मोमोज ना मैदा का बना होता है, मैदा इज नॉट गुड फॉर डाइजेशन, और हम जितना ज्यादा फिर वो मैदा खाएंगे उतना ज्यादा हमें दिक्कत होगी। तो इट्स बेटर कि आप कम खाएं। मतलब देखिए, आप टेस्ट के लिए कभी खा रहे हैं, लेकिन अगर कोई उसे अपनी हैबिट बना लेता है, अगर वो उसे रोज खा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इसीलिए देखिए, अपने डाइट का, न्यूट्रिशंस का, इन सब का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे ना, शरीर है तो कुछ कर पाएंगे, और शरीर ही नहीं बचेगा तो आप कुछ कर ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, फिर रोज़ाना आप अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं कि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपके लिए ये सावधान हो जाने का समय है। क्योंकि अगर अभी तक आपकी हेल्थ ठीक है तो आप, मुझे लगता है कि लकी हैं। और पूजा, मुझे लगता है कि आप भी लगे हैं क्योंकि आप फास्ट फूड खाती हैं, आपने मुझे बताया था। और हालांकि देखिए, एक्चुअली सभी लोग खाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं। हाँ, ये बात है ना। अगर आप रोज खा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, और अगर आप कभी कभी खा रहे हैं तो वो फिर भी आप थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हो, उससे चल जाता है वो मामला। लेकिन हाँ, रोज नहीं खाना चाहिए। अब जो देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर का खाना नहीं खाते और सिर्फ बाहर के खाने पे चल रहे होते हैं, मैगी के सहारे उनका पूरा दिन कट जाता है। देखिए भाई, समझिए इस बात को, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको अभी भले कुछ असर ना दिख रहा हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद दिखने लगेगा, और फिर वो बड़ा असर दिखेगा, आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि वो डेली फास्ट फूड पचाए, है कि नहीं? और तो इसीलिए थोड़ा कम कीजिए। अगर आपके आसपास गली मोहल्ले में इस तरीके का कोई मामला है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम हमारे इस शो में जरूर बात करेंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है, कोई ऐसा वाकया हुआ है कि फास्ट फूड खाने के चलते हैं, फिर किसी भी चीज को लेकर आप गंदगी से परेशान है, आसपास कुछ ऐसा है, तो हम अपने इस कार्यक्रम में आपका मुद्दा, आपका टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे। अपनी तरफ से हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो बात है वो आगे तक पहुंचाई जाए, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं, और ट्विटर हैंडल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, एक्स पर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमें अपना जो टॉपिक है वो बता सकते हैं। और दिल्ली वाला रेडियो टीवी हैशटैग यूज कर सकते हैं, और एक्स हैंडल पर खंडूरी पूजा के अकाउंट पर आप जा सकते हैं, और साथ ही एक्स हैंडल पर बसंत शर्मा 006 और ZDNH न्यूज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी। इसी के साथ आप अपना जो टॉपिक है, आप अपनी जो बात है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, और आपकी बात को हम अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे, और आपके जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ऐसे में तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको हमारे साथ जुड़ना है, चाहे बात एक्स की कर ली जाए यानी कि ट्विटर, और चाहे बात कर लें इंस्टाग्राम हैंडल की। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आती है कि सोने चांदी को लेकर रोज़ाना अपडेट दी जाए। तो सोने और चांदी के बढ़ते और घटते हुए दाम भाई ऐसे हैं पूजा कि रोज़ाना आकर्षित कर रहे हैं। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम जो है वो 1,43,760 पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की कीमत जो है वो 2,95,000 प्रति किलोग्राम है। 2,95,000। जब हमने शुरू किया था ये तो 1 लाख से नीचे था ये। हाँ बिल्कुल। और जब हमने शुरू किया था कार्यक्रम उस समय 95,000 होता था। लेकिन उसके बाद भाई जिस तरीके से चांदी ने, अब मैं उस एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रही हूँ जिसने ये प्रेडिक्शंस की थी कि ये दाम नीचे आएंगे। क्योंकि पूजा लगातार यही कहती हुई नजर आ रही थी, और कई महीने से मैं सुन रहा हूँ पूजा से कि भाई सोना तो जब खरीदा जाएगा जब 1 लाख के नीचे होगा, सोना जब खरीदने का प्लान करूंगी जब 1 लाख के नीचे होगा। और वो कहावत आपने सुनी होगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 1 लाख से नीचे सोना आएगा, ना सोना खरीदा जाएगा। और चांदी की कीमत है भाई 2,95,000 रुपए, और चांदी की तो चांदी हो रही है। चांदी ने क्या उछाल मारी है भाई पिछले साल में, ज्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल 3 गुना ज्यादा। अब 1 लाख से नीचे था, लेकिन अब करीब 3 लाख हो चुका है, और 2,95,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। अब जब मेकिंग चार्जेस जोड़ेंगे तो 3 लाख के पार बैठेगा। जिन लोगों ने पहले लिया होगा उनकी भी चांदी हो गई होगी अब। लेकिन वो बेचेंगे नहीं ना। हाँ, ये भी तो एक चीज है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास चांदी है, आपने खरीदा था 80,000 के भाव में, अगर 3 लाख रुपए आज प्राइस हो चुका है तो आप क्यों बेचेंगे अपनी चांदी?
कि आप तो अपने पास से रखेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि अभी दाम बढ़ा हुआ है तो अभी निकाल दीजिए कहीं कम ना हो जाए कहीं कम ना हो जाए, ऐसे भी बहुत लोग हैं। और साथ ही साथ अब मुझे लगता है कि अप्रैल से मई के बीच में हो सकता है कि सोने और चांदी के दाम गिरे, जैसा कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से सुना है या फिर कहीं और सुना? क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्चुअली ज्वेलर की दुकान है उनकी, तो उन्होंने मुझे बताया था, एक प्रेडिक्शन उन्होंने दिया था कि हो सकता है भाई कि अप्रैल और जून के आसपास, अप्रैल और मई के आसपास हो सकता है कि सोने और चांदी की कीमत में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कुछ ऐसा ही कि सोना या फिर चांदी कुछ खरीदा जाए, तो मैंने सजेशन लिया था कि भाई अभी मार्केट का क्या सीन है, क्योंकि रोजाना हम दाम बता के खुद परेशान हो गए कि भाई 1,40,000 1,43,000 सोने के दाम है। हमें खुद इतनी दिक्कत होती है बताते हुए कि दर्शक भी ये सोच रहे होंगे चांदी खरीदी जाए या फिर चांदी नहीं खरीदी जाए, या सिर्फ देखी जाए, क्योंकि देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है चांदी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोने चांदी के दाम हमने आपको बताया, लेकिन अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आपके पास अभी समय है तो 2 से 3 महीने का वेट अगर कर लेंगे तो हो सकता है कुछ हज़ार आपके बच जाएं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और आपको फ्यूल प्राइसेस बता देते हैं हम फटाफट। पेट्रोल डीजल का दाम क्या है और सीएनजी के भी जान लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94.77 पर लीटर, डीजल के दाम 87.67 पर लीटर और सीएनजी के दाम 77.09 प्रति किलोग्राम है। तो वहीं नोएडा में अब पेट्रोल आपको मिलेगा 95 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत रहेगी 88 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी आपको प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी 85 रुपये 70 पैसे। तो वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत आपको देनी होगी 95 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 87 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं सीएनजी के दाम प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सीएनजी किट लगवा लेंगे, पेट्रोल गाड़ी अगर आपकी है तो थोड़ा फायदे में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वही झंझट है कि भाई सीएनजी की लाइनों में लगना पड़ेगा। बिल्कुल। और सीएनजी की लाइनों में लगना बहुत ज़्यादा जब एम्बैरसिंग लगता है कि भाई पेट्रोल वाले आ रहे हैं फट से जा रहे हैं, आ रहे हैं फट से जा रहे हैं, लेकिन आप, और एक चीज़ ये भी है ना कि जब आप सीएनजी वाहन चलाने लगते हैं तो पेट्रोल डलाने का मन बिल्कुल भी करता नहीं आपका। बिल्कुल, क्योंकि एक मिनी हार्ट अटैक मिलता है आपको जब आप पेट्रोल डलवाते हैं जब आपका टैंक फुल हो जाता है और फिर आप देखते हैं कि कितना अमाउंट है ये, आपको पता लगता है, और आपको पता लगता है ये सिर्फ एक हफ्ते चलेगा। सीएनजी में एटलीस्ट ये है ना कि आपने चलिए उतना भराया, वो कम से कम भी आपको 2-2.5 हफ्ते देगा उतनी एवरेज। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात बिल्कुल सही है। और एक बार कोई अगर सीएनजी का आदी हो जाए उसके बाद मुझे तो बस ये लगता है कि पेट्रोल तो फिर स्टार्ट करने के लिए लोग डलवाते हैं कि चलिए ठीक है पेट्रोल पे स्टार्ट होती है गाड़ी, 500 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, आप 1000 रुपये की सीएनजी डाल दीजिए ताकि बस वाहन स्टार्ट हो जाए। और यही एक सच्चाई है पेट्रोल पंप्स पर, और लोग जाते सीएनजी वाले बड़े इत्मीनान के साथ 1 घंटा निकाल के जाते हैं लाइनों के लिए। तो अब ये तो पेट्रोल डीजल के दाम थे जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो पेट्रोल और डीजल फ्यूल्स के दाम में नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कम भी नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में कम होंगे या नहीं ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी समय की कमी है, हमें इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।